यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। वीडियो के इस भाग में हम लोग संस्कृत व्याकरण के प्रथम अध्याय उच्चारण स्थानानि को पढ़ेंगे और इसमें मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों के बारे में जानेंगे कि कौन सा वर्ण मुख के किस स्थान से उच्चारित होता है। वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिन भागों का प्रयोग होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। कहने का अर्थ है कि हवा मुख के जिन भागों को छूकर बाहर निकलती है वह उस नाम से वह वर्ण उस उच्चारण स्थान के नाम से जाना जाता है। जिह्वा मुख के जिन भागों को उच्चारण करते समय स्पर्श करती है, जीभ का मुंह महत्वपूर्ण स्थान बतलाया गया है। जीभ अगर मुंह में ना हो तो हम किसी भी वर्ण का उच्चारण सही रूप से नहीं कर पाएंगे, इसलिए जीवा का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्णों के उच्चारण करते समय मुख के जिन भागों का प्रयोग होता है अर्थात जीवा मुख के जिन भागों को स्पर्श करती है या जिन स्थानों पर जो है वह जिह्वा छूती है या वायु जिन स्थानों पर टकराकर बाहर निकलता है वह अंग उस वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान माना जाता है। हवा मुख के जिन भागों को छू कर निकलती है या स्पर्श करके निकलती है, स्पर्श करना छूने से, और उसमें उस वक्त जिह्वा भी मुख के विभिन्न भागों को छुआ करती है, इसलिए हवा के स्पर्श करने और जिह्वा के स्पर्श करने के कारण से जो है मुख के उन भागों के अनुसार से वर्णों को रखा जाता है। इसमें अ से लेकर ह तक सभी वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण स्थान उसके अनुसार से है। वह व्याकरण का मुख्य आधार है और व्याकरण में इन बातों को पूछा जाता है। तो हिंदी व्याकरण के लिए भी यह महत्वपूर्ण है और संस्कृत व्याकरण के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों वर्णमालाएं लगभग समान हैं। ऋ और लृ को अगर छोड़ दें तो हिंदी वर्णमाला और संस्कृत वर्णमाला में कोई अंतर नहीं है। इसलिए उच्चारण स्थान के अनुसार से जो हालांकि जिसे हम लोग कवर्ग कहते हैं अर्थात क, ख, ग, घ, अंग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ बतलाया जाता है। और इसके साथ ही जो उस्मान का ह होता है, ह इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है। इसके पश्चात है तालु। तो तालु का उच्चारण, तालु जो है वह उच्चारण स्थान होता है चवर्ग का। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु बतलाया जाता है। च, छ, ज, झ, य और इसके अलावे जो है अंतस्थ का य और तालव्य यानी श जो है वह शांति जो श होता है शरीफा श, वह श इसमें आता है, यानी तालव्य वह उच्चारण स्थान तालु है। अभी व्यंजनों का देख रहे हैं तो व्यंजनों के क्रम में देखेंगे। टवर्ग का उच्चारण स्थान बतलाया जाता है मूर्धा। याद रखेंगे, बोलकर पढ़ेंगे। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु, टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। तो टवर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके अलावे अंतस्थ का र और उस्मान का मूर्धन स, यह भी उच्चारण स्थान में इसका भी मूर्धा से होता है। इसके बाद तवर्ग में त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण स्थान दंत बतलाया गया है, इसलिए कहते हैं दंता। इसके उच्चारण में जिह्वा जो है वह दांतों को स्पर्श करती है और हवा दांतों से रगड़ खाकर बाहर निकलती है। ओष्ठव
यानी दोनों होठ, यह उच्चारण स्थान तब होता है जब हम पवर्ग का उच्चारण करते हैं, यानी प फ ब भ म में दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं और हवा होठों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। दंताह में जो है वह तवर्ग आता है त थ द ध न, और इसके अलावे दंताह में अंतःस्थ का ल और उस्मान का दंस यह इसमें आता है। तो इस प्रकार से होगा वह। फिर है नासिका। अब कहते हैं नासिका में, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के वर्णों में जो है नासिका कहा जाता है। नासिका का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें पांचवा वर्ण, हर एक वर्ग का पांचवा वर्ण जो है, यानी कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का पांचवा वर्ण, यानी अंग, कवर्ग का पांचवा वर्ण अंग, चवर्ग का पांचवा वर्ण य और टवर्ग का पांचवा वर्ण न और तवर्ग का पांचवा वर्ण न और पवर्ग का पांचवा वर्ण म। इसके उच्चारण में जो वह उच्चारण स्थान है वह तो आता ही है, उसके साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि कवर्ग के अंग में कंठ का उच्चारण स्थान होता ही है और उसके साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है। कंठ और नासिका दोनों इसमें आते हैं। चवर्ग के यों के उच्चारण में तालु के साथ साथ नासिका का प्रयोग होता है। फिर टवर्ग के ण के उच्चारण में मूर्धा के साथ साथ नासिका का प्रयोग होता है। इसके बाद तवर्ग के न के उच्चारण में दंताह के साथ साथ नासिका का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से ओष्ठव में, यानी ओष्ठव उच्चारण स्थान है म का, म के उच्चारण में ओष्ठव के साथ साथ नासिका का प्रयोग होता है। इसके अलावे जो है स्वरों में आते हैं। कंठ से उच्चारण स्थान जो माना गया है वह स्वर में होता है अ और आ। तालु से उच्चारण स्थान में ह्रस्व ई दीर्घ ई, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, यानी ई कहें और ई कहें। इसमें जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। दांतों और यानी मूर्धा के बाद जो स्थान आता है तालु, यानी जीभ के जस्ट ऊपर का भाग जो है वह तालु कहलाता है। तो जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, ई और ई, तो उस स्थान को। फिर है री और रिर, इसके उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है और हवा मूर्धा को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। ली जो स्वर बतलाया जाता है, और ली स्वर के उच्चारण में भी वह जिह्वा और हवा या दांतों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। ह्रस्व दीर्घ ऊ और ऊ कहेंगे, ह्रस्व दीर्घ ना कहते हैं, इसे ऊ और ऊ कहेंगे। तो इन दोनों ऊ के उच्चारण में भी ओष्ठव का स्थान होता है। अब है उसके पश्चात कंठ और तालु। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसमें कंठ और तालु दोनों का सम्मिलित रूप उच्चारण स्थान के रूप में आता है। जैसे ए और ऐ, इसमें कंठ और तालु दोनों आता है। ओ और औ, कंठ और ओष्ठ, इन दोनों से हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है। इसके बाद है दंत और ओष्ठ। दांत और ओष्ठ, इसके उच्चारण में एक ही वर्ण आता है, वह है व। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान के अनुसार से हम लोग ध्यान में रखेंगे। कंठ के उच्चारण में स्वरों में आता है ओ आ, स्वर में आएगा। कंठ के उच्चारण में ओ आ आता है। फिर तालु के उच्चारण में स्वर में आएगा ई, और ई कम बल पड़ता है, ई बोलेंगे ई। और ई मूर्धा के उच्चारण में स्वर में आता है री और रिर। फिर है दंताह, यानी दांत जो है वह उच्चारण स्थान में आता है। री के उच्चारण में दंताह का प्रयोग होता है। ओ आ के उच्चारण में कंठ का प्रयोग होता है। ह्रस्व ई दीर्घ के उच्चारण में तालु का प्रयोग होता है। री और रीर के उच्चारण में मूर्धा का प्रयोग होता है। री के उच्चारण में दंताह का प्रयोग होता है। ऊ और ऊ
ऊ में कम बल पड़ता है और ऊ में ज़्यादा बल पड़ता है, यानी ह्रस्व और दीर्घ होता है तो ऊ, और ऊ के उच्चारण में ओष्ठ का प्रयोग होता है। और ए ऐ में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से है, ए और ऐ में कंठ भी है और तालु, ये दोनों मिलकर के ए ऐ का उच्चारण कराते हैं। और कंठोष्ठव यानी कंठ और ओष्ठ, इसके द्वारा जो है ओ और औ का उच्चारण होता है। इसके बाद है व्यंजन में, जो व्यंजन है वह कंठ से आते हैं। कंठ से उच्चारण होने वाले वर्णों में से आता है कवर्ग, क ख ग घ अंग, और यह अंग जो है वही अंग यहाँ नासिका में भी है, तो कंठ और नासिका के द्वारा इस अंग का उच्चारण होता है। तालु से उच्चारण होने में व्यंजन आते हैं चवर्ग के च छ ज झ य तालु में तो आता ही है, उसी के साथ साथ च यहाँ नासिका में भी आता है। इसलिए च के यों के उच्चारण चवर्ग के का पांचवा वर्ण, कवर्ग का पांचवा वर्ण जो है अंग है, और चवर्ग का पांचवा वर्ण वह है यों। यों के उच्चारण में तालु के साथ साथ नासिका का प्रयोग होता है। इसके बाद है मूर्धा। मूर्धा के द्वारा टवर्ग का उच्चारण होता है, यानी ट ठ ड ढ न। अब अण कहते हैं, न कह के अण कहेंगे, ट ठ ड ढ अण, तो अण का उच्चारण में मूर्धा आता ही है। इसके साथ साथ अण के उच्चारण में नासिका का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है दंताह में त थ द ध न कहेंगे, इसे साफ न कहते हैं हम। इस न के उच्चारण में दंत का प्रयोग होता ही है, इसके साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है। इसके बाद है प फ ब भ म में म के उच्चारण में ओष्ठव तो आता ही है, इसके साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है। अब उसके पश्चात में देखें कि यहाँ इधर अंतहस्थ में और उस्मान में कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किसके अनुसार से होता है। तो कंठ के उच्चारण में उस्मान का जो है वह ह का उच्चारण, उस्मान के ह का उच्चारण वह कंठ से होता है। इसके बाद तालु से उच्चारण होने में अंतहस्थ का य और उस्मान का श यानी तालव्य श, इस दोनों वर्णों का उच्चारण जो है तालु से होता है। फिर अंतहस्थ का र और मूर्धन स, षटकोण जिससे बनता है, स कहते षटकोण शुरू होने वाला वर्ण है, तो र और श, तो श षटकोण श। इसे इस प्रकार से कहेंगे श श और श, स श स श और श, यानी तालव्य श, मूर्धन श, दंत श। शरीफा, शरीफा, इसमें जिह्वा जब तालु को स्पर्श कराएगी, जिह्वा को तालु से स्पर्श कराकर जब श का उच्चारण करेंगे श, तो वह होता है तालव्य श। और जब जिह्वा को मूर्धा से स्पर्श करा करके, यानी दांत और तालु के बीच का भाग स, तो वह निकलेगा मूर्धन स के लिए। और जब कहेंगे स, यानी जिह्वा दांत में स्पर्श करा करके बोलते हैं स, तो वह होता है दंत स। तो इस प्रकार से होता है। मूर्धा से उच्चारण में आता है र और स, यानी मूर्धन स। और दंताह के उच्चारण में आएगा ल और स, यानी दंत स। इस प्रकार से अंतहस्थ और उस्मान के वर्णों का उच्चारण इस प्रकार से कंठ, तालु, मूर्धा और दंत के अनुसार से होता है। कंठ से उच्चारण होने में हो आता है, तालु से उच्चारण होने में य और तालव्य स आता है, मूर्धा से उच्चारण होने में र और मूर्धन स आता है, दंताह से उच्चारण होने में ल और दंत स आता है। इसके पश्चात जो है वह दंतोष्ठव, दांत और ओष्ठ से उच्चारण होने में वो आता है। इसी उच्चारण के अनुसार से इसे नाम दिया गया है और इसका नाम है कंठ उच्चारण। यह तालव्य उच्चारण है। यह मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, नासिक्य। इसके बाद कहते हैं कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, इस प्रकार से इसे कहते हैं। और इसे सुने, पढ़ें और इसे याद करें। सिंपल है। कंठ के उच्चारण में कवर्ग,
तालव्य के उच्चारण में चवर्ग, मूर्धन्य के उच्चारण में टवर्ग, दंत के उच्चारण में तवर्ग, मूर्धन्य के उच्चारण में टवर्ग और दंत के उच्चारण में तवर्ग और ओष्ठ के उच्चारण में पवर्ग और नासिक के उच्चारण में इन पांचों वर्गों का अंतिम वर्ण यानी अंग, य, ण, न और म, यह सभी व्यंजन हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के द्वारा उच्चारित होते हैं और नासिका के द्वारा पांचवा वर्ण। और अ आ यह कंठ से होता है, ह्रस्व दीर्घ तालु से होता है, री ऋ मूर्धा से होता है, लृ दंत से होता है, ह्रस्व दीर्घ ओष्ठ से होता है और ए ऐ कंठ तालु से होता है और ओ औ कंठ ओष्ठ से होता है। इसके पश्चात जो है वह दंत ओष्ठ से व का उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से बार बार रिपीट करेंगे, बोलेंगे, बोलकर याद करेंगे और इन्हें याद करना अनिवार्य है। इसमें प्रश्नोत्तर जो भी आते हैं उसमें कुछ अक्षर दिए रहते हैं, उसमें से दिया रहेगा कि इसका उच्चारण किसके अनुसार से नहीं होता है, इसके अनुसार से होता है। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर दिए जाते हैं। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इसमें से ध्यान से इसे पढ़ें और उचित उत्तर पर टिक लगाना है और सामने कोष्टक में भरना है। जैसे पहला कहता है च वर्गस्य नासिक वर्ण अस्ति। च वर्ग का नासिक वर्ण य है तो य को लगाएंगे, टिक लगाएंगे बीच वाले में। इसके बाद कहते हैं व इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो दांत और ओष्ठ को वो वर्ण का उच्चारण स्थान बताया गया है तो इसको कहेंगे दंतोष्ठ व। फिर कहते हैं ह्रस्व ई, छ, ए और स एतेषु वर्णेषु कः तालव्य न अस्ति। इसमें से कौन तालव्य नहीं है? तो तालु और कंठ में आता है ए, इसीलिए पूर्ण रूप से तालव्य में यह ए ही नहीं आता है, इसलिए दूसरा नंबर होगा ए। फिर दंत वर्ण में आता है, जो दंत वर्ण कौन सा है कहते हैं, तो इसमें दंत वर्ण में आता है त, थ, द, ध, न आता है तो ध है इसमें, तो यह ध दंत वर्ण होगा। गजः का जो है वह गजः इति पदे वर्ण कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठम न अस्ति। तो ग का उच्चारण स्थान तो कंठ है, लेकिन ज का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, इसलिए ज इसमें सही उत्तर होगा। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठोष्ठौ अस्ति। कंठ और ओष्ठ इसमें से कौन सा उसके अनुसार से उच्चारण स्थान में आता है, यानी ओ औ को कंठोष्ठौ कहा जाता है, तो यह ओ जो है बीच वाला दूसरा नंबर, यह इसका जवाब होगा। इसके बाद कहते हैं कः वर्ण तालव्य अस्ति। कौन सा वर्ण इसमें से तालव्य है? तालु से उच्चारण करने में कौन सा वर्ण तालव्य आता है? तो च इसमें तालव्य है, तो च को तालव्य कहेंगे। शिवः इति पदे श वर्णस्य श वर्णस्य शिव कहते हैं, तो यह तालु होता है श का, यह क्योंकि तालव्य श कहते भी हैं तालव्य श, इसलिए तालु इसका उच्चारण स्थान है। कृपया में री का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा बतलाया जाता है, तो मूर्धारी का उच्चारण स्थान है पहला नंबर। उसके बाद है दंत्य वर्ण कः। दंत वर्ण में कौन सा आता है? तो दंत वर्ण में आने वाले वर्ण में होगा, दंत वर्ण कौन सा है? तो वह इधर में है, तो दंत वर्ण में आता है ये दंत वर्ण में ध आता है, इस प्रकार से कहेंगे। फिर नासिक ओष्ठ नासिक ओष्ठ च कः वर्ण। नासिक और ओष्ठ से उच्चारण में कौन
तो म इसमें म जो है यह नासिका और ओष्ठ के उच्चारण में आता है, इसलिए म इसका सही जवाब होगा। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति। मूर्धा किसका उच्चारण स्थान बतलाया गया है? तो इसमें होगा ढ। ढ जो है वह मूर्धा इसका उच्चारण स्थान बतलाया जाता है, ये बीच का ढ है। तो कस्य उच्चारण स्थानम कंठ तालु अस्ति। कंठ और तालु किसका उच्चारण स्थान? कंठ तालु के उच्चारण स्थान में आता है ए, तो ए कंठ तालु का उच्चारण स्थान है। फिर है 14 नंबर में कः वर्ण तालव्य अस्ति। कौन सा वर्ण इसमें से तालव्य है? तो झ इसमें तालव्य है, इसलिए झ इसको कहेंगे। इस जगह एक मिस्टेक है, कहेंगे क वर्ण तालव्य अस्ति। यहाँ पर दंसो दो बार रिपीट है, फिर यहाँ झ है। एक दंसो तो होगा, दूसरा तालव्य वाला न सौ दे करके यहाँ पर मूर्धन सौ लिखेंगे और तब यहाँ पर झ होगा। इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर मूर्धन सौ लिखना है, यानी प वाला सौ, प की तरह जो लिखते हैं सौ, वह सौ यहाँ पर लिखेंगे। इसको काट कर करेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात आता है ब वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। तो ब वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठव, तो ब उच्चारण स्थान ओष्ठव होता है, पहला नंबर होगा। तो कः वर्ण दंत्य अस्ति। इसमें से कौन सा वर्ण दंत्य? तो इसमें यह ट और मो नहीं आता है, जो ट है, मो है, ल है। कः वर्ण दंत्य अस्ति, इसमें ल होगा। क वर्ण दंत में लो आता है, क्योंकि ट ना तो ट आएगा ना ही मो होगा, इस अनुसार से है। फिर जैसे कि इसमें है नासिक वर्ण क। नासिक वर्ण में कौन सा आता है? तो नासिक वर्ण में आता है न। इस प्रकार से शरद इति पदे कस्य उच्चारण स्थान मूर्धा अस्ति। तो मूर्धा किसका उच्चारण? मूर्धा जो है वह उच्चारण स्थान होता है र का, इसलिए र इसका सही जवाब होगा। तो क वर्ण कंठ अस्ति। कंठ इसमें से कौन सा है? इसमें से हो कंठ है, तो हो इसका सही उत्तर है। तो पत्रम पदे म। पत्रम में म, यह इसका उच्चारण स्थान कौन सा बतलाया गया है? ओष्ठ और नासिका दोनों होता है, यह तीसरा नंबर होगा। कच्छपव में जो प है वह उसका उच्चारण स्थान क्या बतलाया जाता है? तो ओष्ठव होता है प का उच्चारण स्थान, इसलिए ओष्ठव हो जाएगा। ऋषि में री जो है, इस री ऋषि कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? तो मूर्धा का नहीं है, तो इसमें री तो होता है, स्व भी होता है। इसमें से ई जो है यह मूर्धा का नहीं है। तो यह ई स्वर जो है, यह ई पहला नंबर, यह ई मूर्धा से नहीं आता है। फिर है रासभस्य में भ। रासभस्य में भ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ ब भ म में आता है, यह ओष्ठ, इसलिए ओष्ठव जो है यह भ का उच्चारण स्थान बतलाया जाता है। उसी अनुसार से है एतेषु वर्णेषु मूर्धन्य का। इन वर्णों में से मूर्धन्य कौन सा है? तो मूर्धा वाले में कौन सा? ढ। यह ढ जो है यह मूर्धा का आएगा, तो मूर्धन्य में आता है। एतेषु वर्णा दंत्य क। तो इन वर्णों में से दंत कौन सा है? यह स जो है वह दंत में आता है। इसी अनुसार से प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ भी वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं, इसका जवाब भी उसी प्रकार से देना है जैसा उसका समझाया, उसी अनुसार से इसके जवाब को बोलकर पढ़कर भी याद करेंगे। जब आप हल कर लो सही रूप में, तो आप इसे बोलकर पढ़कर याद करना और अपनी उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में जब पूछा जाए तो आप इसका जवाब सही रूप से लिख सको। यह वीडियो हालांकि 7वीं कक्षा के लिए बनाया है मैंने, इसे
5वीं और छठी कक्षा के छात्र भी सुन सकते हैं और इसे समझ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में भी जो पहला पाठ है वह वर्ण से संबंधित है, इसलिए उसमें भी दिया हुआ है यह इसके बारे में, इसलिए इसे आप भी सुने। और यह व्याकरण का मूल आधार है। हिंदी व्याकरण में भी वर्ण का में उच्चारण स्थान महत्वपूर्ण रूप से बतलाया गया है, इसलिए आप उसे अच्छी तरह से बोलकर पढ़ेंगे। यह छठी कक्षा का व्याकरण का पुस्तक है। इसमें देखें, यह वर्ण जो है वह उच्चारण स्थान के अनुसार से बतलाया गया है। स्पर्श वर्ण में आता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, और अंतस्थ में य और ल आता है, और उसके बाद में श, स और स, ह यानी तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ह यह ऊष्म में आता है। तो इस प्रकार से वर्णों की चर्चा यहाँ भी की गई है, और इसमें एक एक अक्षरों से बनने वाले शब्द हैं जो संस्कृत और हिंदी अर्थों के साथ में हैं, यानी वर्णमाला इसमें भी अनिवार्य है, छठी कक्षा में भी। यह 5वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक है। 5वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में भी वर्णों का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत वर्णमाला यहाँ भी है। इसमें अ से लेकर ह तक बनने वाले दो शब्द बताए गए हैं हिंदी अर्थों के साथ में, और इसके पश्चात जो है यह जो 7वीं कक्षा के पुस्तक में आपने देखा वही इसमें भी है। यहाँ पर भी है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग, पवर्ग के बारे में। तो यह सभी स्पर्श वर्ण में आते हैं, जिसमें जिह्वा मुँह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, और य और ल को अंतस्थ कहा जाता है। तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ह को यह ऊष्म कहा जाता है। अनुस्वार विसर्ग जो है यह अयोगवाह में आते हैं। तो इस प्रकार से सभी के लिए वर्णों का ज्ञान महत्वपूर्ण है। आप 5वीं और छठी कक्षा में पढ़ चुके हो, इसलिए आपके लिए यह अनिवार्य रूप से इस पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों को बारीकी से पढ़ना है और इसे सुनकर समझना है। इसलिए उच्चारण स्थान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उच्चारण सही करेंगे तभी आप अच्छी तरह से बोल पाते हैं वर्णों को और समझ पाएंगे। यह आपके हिंदी व्याकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवनागरी भाषा में ही हिंदी व्याकरण का व्याकरण लिखा जाता है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है और इसे समझने पर आपके लिए आसान होगा। इसलिए इस वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार से सुनें और देखें तथा रिपीट करें। धन्यवाद।